मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में क्लास 8th सिविक्स का चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो उसका पहला टॉपिक था, वाई डज एन कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े कि वो 5 पॉइंट्स की हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है किसी भी कंट्री के लिए। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स की फीचर्स, यानी कि भारतीय संविधान और उसके की फीचर्स। हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स की फीचर्स। तो इसकी जो पहली हेडिंग है वो हमें पढ़नी है, वो हेडिंग को समझना है द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इमेजिनेशन ऑफ फ्री इंडिया। इसको समझते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब यहाँ पर है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को उस टाइम पीरियड को कहा गया है जिस टाइम पीरियड पर जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने वो नेशनलिस्ट लीडर थे, जब उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया क्या करने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को पूरे को, उस 250 ईयर्स के टाइम पीरियड्स को हम लोगों हमारे यहाँ पर क्या बोला जाता है, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमारे जो दोबारा समझ जाता हूँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट उस टाइम पीरियड इज रेफर टू द टाइम पीरियड इन विच द आवर नेशनल लीडर्स स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। यानी कि हमारे ये इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट उस टाइम पीरियड को कहा गया है जिस समय पर हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स स्ट्रगल कर रहे थे फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए। नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे कि जहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लीडर्स। क्लियर। अब देखिएगा, जिस समय ये इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो जिस समय ये इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये उसके साथ साथ एक इमेजिनेशन भी कर रहे होंगे कि हमारा फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए। यानी कि समझिएगा कि ये ऐसा थोड़ी ना है कि बस खाली हमें क्या करना है, इंडिया को आज़ाद कराना और उसके बाद छोड़ देना है। ऐसा नहीं होगा ना। उनको क्या करना था, इंडिया को आज़ाद कराना था और फिर वो उनको उस इंडिया को एक नया इंडिया बनाना था। तो यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, एक इमेजिनेशन चल रही होगी कि नया इंडिया कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप समझ के देखिए कि वो लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है। तो लड़ाई पढ़ाई एक जैसी बात है। तो जैसे कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपने एक इमेजिनेशन कर रखी है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, इसीलिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। भाई कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैं एयरफोर्स में जाऊंगा। तो ये क्या आपकी इमेजिनेशन तो है। तो सेम एज अ वे कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तब उन्होंने इमेजिनेशन की है कि उनका फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इमेजिनेशन ऑफ फ्री इंडिया। क्लियर है। अब जब इन्होंने इमेजिनेशन की फ्री इंडिया की, तो सबसे पहली चीज जो उनके दिमाग में आई वो क्या थी, डेमोक्रेसी। क्या थी बेटा, वो डेमोक्रेसी। मेन जो चीज थी वो क्या थी, इनके दिमाग में आई थी, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्यों आई थी ये हमें समझना है। डेमोक्रेसी। क्लियर है। डेमोक्रेसी क्यों आई थी, क्योंकि देखो हम हमारे ऊपर क्या था, रूल था जिनका, ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन रूल था। अथॉरिटेरियन रूल ऐसा था जिसमें हमारे इंडियन पीपल्स को डिसीजंस लेने में उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, उनको किसी भी काम में बुलाया नहीं जाता था, उनसे कोई भी बात पूछनी नहीं आती थी। क्लियर है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गुजरे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था हमने इन चीज़ों को। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले हमारे देश के अंदर ये सब लोगों को क्या मिलनी चाहिए, सब लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर मिलनी चाहिए, सब लोगों से पूछा जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी बिकॉज वी सफर्ड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सफ़र किया था हम लोगों ने किस चीज़ से, अ लॉट अंडर द अथॉरिटियन रूल ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारे ऊपर क्या था, अथॉरिटियन रूल था। अथॉरिटियन रूल का मतलब होता है कि जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हों, जिसमें आपसे आपके ऊपर डिसीजंस क्या करे जाए, थोपे जाए, आपसे डिसीजन में कोई भी आपसे बात ना पूछी जाए, उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अथॉरिटियन रूल बोलते हैं। क्लियर है। तो हम क्या थे, इस अथॉरिटियन रूल से सफर करे हुए लोग थे। क्लियर है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे रूल्स की जिसमें क्या हो, हमारी भी पार्टिसिपेशन हो। तो इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमें क्या चाहिए था, इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए था किसमें, डिसीजन मेकिंग में। यानी कि दोबारा समझिए कि देखिए, जब मैं स्ट्रगल कर रहे हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया को फ्री कराने के लिए। अब जब वो क्या करेंगे, फ्री कराने के साथ साथ एक इमेजिनेशन करेंगे कि वो आगे भविष्य में उनका इंडिया कैसा होना चाहिए।
अब जिन परेशानियों को इंडिया झेल रहा होगा वो क्या सोच रहे होंगे, ये परेशानियां क्या होंगी, भविष्य में खत्म होंगी। क्लियर है। तो इंडिया किन चीज़ों को झेल रहा था, इंडिया अथॉरिटियन रूल को झेल रहा था, किसके को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के को। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर अथॉरिटियन रूल कर रही थी, उनको डिसीजन मेकिंग में उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, उनसे कोई बात नहीं पूछी जाती थी, उनके ऊपर रूल्स को क्या किया जाता था, थोपा जाता था। क्लियर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारा देश कैसा कंट्री होगा, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जिसके अंदर सारे लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा क्या करने में, डिसीजन लेने में। क्लियर है। तो ये क्या थी, ये एक इमेजिनेशन थी। अब ये इमेजिनेशन कैसे अचीव की गई, कैसे इस चीज़ को पाया गया, बट हाउ डिड वी अचीव दिस, कैसे हमने इन सारी इमेजिनेशंस को प्राप्त किया। तो ये हमने किया बाय दिस इज वाज डन, बट दिस वाज डन नॉट वन बाय वन पर्सन, बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल। यानी कि ये जो अचीव किया, ये भी जो इमेजिनेशन थी, ये जो अचीव की, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स करीब करीब 300 लोगों के ग्रुप्स ने अचीव कराने में इसकी मदद की। यानी कि ये जो इमेजिनेशन थी लीडर्स की, ऐसे लीडर्स की, इसको अचीव करने में किसी एक पर्सन का हाथ नहीं रहा, इसमें करीब 300 लोगों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा इस सारी चीज़ों को क्या करने में, अचीव कराने में। और इस ये जो ग्रुप था 300 लोगों का, ये जो 300 पीपल्स का ग्रुप है, इसी ग्रुप से पीपल्स के ग्रुप्स को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दोबारा समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है कि एक ग्रुप है किनका, 300 पीपल्स का, जिन्होंने जो इमेजिनेशन थी उस इमेजिनेशन को अचीव करने में हेल्प की। मैं कह सकता हूँ कि 300 लोगों का ग्रुप कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ 300 लीडर्स का ग्रुप था। 300 लीडर्स यहाँ पर सही शब्द है, 300 लीडर्स का ग्रुप था जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने, आगे हम लोग देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट की फीचर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी ये हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि इट इज द ग्रुप ऑफ 300 लीडर्स। क्लियर। तो क्या थी, एक बॉडी थी किनकी, लीडर्स की, यानी कि बॉडी यानी कि ग्रुप था किनका, लीडर्स का, जिन्होंने क्या किया, हैड अ हक टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, जिन्होंने कि बहुत बड़ा कार्य किया। और वो कार्य क्या किया कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। क्लियर है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। क्लियर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएटेड द या डिबेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो बात पर ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटेड और क्रिएटेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या तैयार किया, इसका ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोरा कच्चा चिट्ठा, एक कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर डिबेट क्यों किया गया, उसके ऊपर डिस्कस किया गया, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और फिर 1949 में वो बनाकर तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो कई बार क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है कि हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भीमराव अंबेडकर। क्लियर है कि किसने ड्राफ्ट तैयार किया था इसका, भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा ये बहुत कहना बहुत आसान हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कहने में कितना आसान है, लेकिन उस समय पर इस काम को करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा कार्य था। अब बहुत बड़ा वर्क क्यों था, क्योंकि वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड अ मैनी चैलेंजेस। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस इन द फ्रंट देम, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस में से पहला हमारा चैलेंज था डाइवर्सिटी। सबसे पहला चैलेंज था वो क्या था, डाइवर्सिटी। क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर कि आप देखेंगे हर 250 किलोमीटर्स पे क्या होता है, कल्चर चेंज हो जाता है। हर 250 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्लियर है। तो यानी कि ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। अब उस डाइवर्सिटी को एक साथ एकोमोडेट करना, एक साथ रखना, मिलाकर सारे लोगों को एक साथ किसी एक चीज़ के लिए क्या करना, तैयार करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। देखो बेटा, मैं आपसे अगर कहूँ कि आपको एक पिकनिक बनानी है और उसके लिए आपको अपने सारे बच्चे को तैयार करने हैं एक पिकनिक के लिए, तो क्या आप अपने सारे बच्चों को किसी एक तरीके की पिकनिक के लिए तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी ओपिनियन क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्लियर है। तो और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उस पूरी डाइवर्सिटी को एक किया। क्लियर है। उन सारी डाइवर्सिटी को एक साथ मिलाकर उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया। जब आप पिकनिक के लिए नहीं कर पा रहे, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी डाइवर्सिटी के लिए कर दिया। तो एक बहुत बड़ा काम हो गया, उन्होंने पूरी डाइवर्सिटी को एक साथ रखने की कोशिश की। दूसरा चैलेंज क्या था इनके सामने, पार्टीशन।
क्योंकि आपको पता है इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया में। यानी कि इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट किस में जा चुका था, पाकिस्तान में जा चुका था। हिंदू मुस्लिम्स के क्या चल रहे थे, दंगे चल रहे थे कहाँ पर, इंडिया के अंदर। उस समय पर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे कि आगे के लिए हिंदू मुस्लिम्स में कोई परेशानी ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा क्या था, टास्क था। क्लियर है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिससे किसी भी कम्युनिटी के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा टास्क था। क्लियर है। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स, आपको पता है इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के साथ साथ कुछ क्या थे, राजा महाराजा भी थे। क्लियर है। कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस किया गया था, तो आपको पता होगा कि प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया था कि अगर वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया जाना चाहते हैं तो इंडिया में रह सकते हैं, और पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान भी रह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाना ये एक बहुत बड़ा रोल था। क्लियर है। और इसकी ये काम प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाने में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया का भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये आता है। क्लियर है। और इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम थी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था हमें। इंडिया की स्थिति क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर क्या करना था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके आना था कि जिससे कि इंडिया का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम, ये सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए क्या बनाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिससे पूरी कंट्री के लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, माने। क्लियर है। आप देखिए कब बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, 1949 में, और आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा उन्होंने कितने दूर तक की सोची होगी। क्लियर बेटा। तो देखिएगा, वर्किंग ओवर दीज चैलेंजेस, यानी कि इन सारे चैलेंजेस को के ऊपर रूल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गेव अ विजनरी डॉक्यूमेंट। विजनरी डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक विजन वाला डॉक्यूमेंट, एक विजन है कि एक वे वाला डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा रास्ता जिस पे हमें चलना है और आगे जाके क्या करना है, एक डेवलपमेंट करना है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार इन्होंने किया। क्लियर है। इन्होंने किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा, डाइवर्सिटी और साथ में नेशनल यूनिटी, यानी कि उन्होंने डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा और साथ में देश की यूनिटी का भी ध्यान रखा। उन्होंने ऐसा ना हो कि जो कुछ समय के बाद में क्या हो कि जो ग्रुप अलग अलग डाइवर्सिटीज है वो क्या हो जाए, देश से अलग होना स्टार्ट कर दें। नहीं, डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा उन्होंने और अपनी देश की यूनिटी का भी ध्यान रखा। तो डाइवर्सिटी प्लस नेशनल यूनिटी, कंसर्न फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखा कि इंडिया का क्या होना चाहिए, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक क्या बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत बड़ा क्या हो गया, वर्क हो गया, बहुत बड़ा टास्क हो गया। क्लियर बेटा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो मेन फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको हम लोग पढ़ेंगे। और मेन फीचर कौन से हैं, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, और सेकुलरिज्म है। क्लियर। इन सारे की फीचर्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने क्या समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे फ्री इंडिया की इमेजिनेशन की, और इमेजिनेशन करने के बाद में कैसे उसको क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम या डिबेट करने का काम या क्रिएट करने का काम किसका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तैयार किया था। क्लियर है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत बड़ा एक क्या था, टास्क था। एक बड़ा टास्क क्यों था, क्योंकि उस समय पर हमारे इंडियन लीडर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस कौन से थे, डाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, उस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना था। साथ ही साथ क्या था, पार्टीशन हुआ था इंडिया के अंदर, तो उस पार्टीशन का भी ध्यान रखना था कि हिंदू मुस्लिम्स में आगे क्या ना हो, कोई टेंशन क्रिएट ना हो, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। साथ ही साथ हमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना था। साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ द सेपरेट प्रिंसली स्टेट्स को भी हमें क्या करना था, इंडिया के साथ मिलाना। तो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए, इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए क्या किया, इंडियन लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें क्या हो, डाइवर्सिटी और नेशनल यूनिटी दोनों का ध्यान रखा गया,
सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा गया और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिससे कि देश हमारा क्या कर सके, आगे जाके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। क्लियर है। और हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा कि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या क्या हैं और उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।